बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है के साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, आम इंतखाबात की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। सियासी सर्कस में आइटम्स इस तरह से शामिल किए जा रहे हैं कि खेल भी हाथ में रहे और खिलाड़ी भी। साबिक हुक्मरान इत्तेहाद अपनी अपनी ख्वाहिशात और तहफ़्फ़ुज़ात लिए आइंदा इंतखाबात को अपने हक में करने के लिए मोहरे और चालें बराबर चल रहे हैं, मगर सभी पेशबंदियों के बावजूद नताइज की गारंटी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, क्योंकि सियासत के सभी दावपेच और चालें अपनी जगह, लेकिन पोलिंग डे पर शहमात का इख्तियार सिर्फ वोटर के हाथ में ही होता है। नाज़रीन, आज की बात यह है कि इंतखाबात करीब हैं, सियासी बयानबाजियों में तेजी आ चुकी। नून लीग ने अहले सिंध से दरख्वास्त कर दी। नवाज शरीफ का एक मरतबा फिर नाइंसाफियों का शिकवा भी सामने आया। कहते हैं सुबह वज़ीर आज़म था, शाम में हाईजैकर बना दिया गया। तो दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी के बलोचिस्तान में डेरे। कहते हैं इस्लामाबाद और पाकिस्तान ने बलोचिस्तान को समझा ही नहीं, बलोचिस्तान में अमन लाएंगे, हुकूमत में आकर मसाइल हल करेंगे। सवाल ये है कि क्या आसिफ अली जरदारी बलोचिस्तान में कोई बड़ा अपसेट कर पाएंगे? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का लदम होंगे या नहीं। फैसला महफूज हो चुका। अकबर असबाबर की इलेक्शन दोबारा कराने की इस्तदा। सवाल यह है कि आईन पाकिस्तान, इलेक्शन एक्ट और इलेक्शन रूल्स के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का तरीकाकार आखिर है क्या? प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तानी सलामती को अब सबसे बड़ा खतरा। पाकिस्तान के मुतालबे पर अफगान अबूरी हुकूमत इन एक्शन। कलअदम TTP के 40 दहशतगर्द गिरफ्तार। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ये कहते हैं कि हमारा मकसद पाकिस्तान को महफूज, पुरअमन और खुशहाल बनाना है। सवाल यह है कि अगर अफगानिस्तान ने संजीदगी से दहशतगर्दी के मसले का हल निकाला, दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी मुमकिन है। इन तमाम टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान वज़ी साहब, सलमान आबिद साहब, मोहम्मद आदिल साहब और हमें ज्वाइन करेंगे नज़ीर लगारी साहब। मैं आपसे आगाज़ करूंगी। सलमान आबिद साहब, अगर बात की जाए नवाज शरीफ साहब की, तो वो ये कह रहे हैं कि RTS बिठाकर लाई जाने वाली हुकूमत एक मोटरवे तक नहीं बना सकी और सुबह में मैं वज़ीर आज़म था, शाम को हाईजैकर बना दिया गया। तो क्या जो नवाज शरीफ साहब हैं एक दफ़ा फिर से अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों का तस्करा कर रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं, तो क्या फिर नवाज शरीफ साहब हमदर्दी का वोट लेना चाह रहे हैं? देखिए, नवाज शरीफ साहब के पास इस वक्त बयानिया कोई नहीं है। उनके पास माजी के किस्से हैं और माजी की कहानियां हैं, माजी की कुछ कामयाबियां हैं और माजी की कुछ नाकामियां हैं। अभी तक नवाज शरीफ साहब उसी के गिर्द घूम रहे हैं और माजी में होने वाले सलूक को जो बार बार बयान करते हैं, उससे वो एक हमदर्दी का वोट तो जरूर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के हालात काफी बदल चुके हैं और पाकिस्तान में भी लोगों को पता है कि अगर नवाज शरीफ साहब से कहीं ज्यादती हुई है तो बहुत सी ज्यादतियां उन्होंने इस पाकिस्तान के साथ भी की हैं और कई मामलात पर वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील कर कर पाकिस्तान से बाहर गए हैं। कोई एक दफा तो नहीं गए। और ये भी उनको पता है कि नवाज शरीफ साहब जब इक्तदार में आते हैं तो फिर वो इसी एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील करके अपने लिए इक्तदार का रास्ता भी निकालते हैं, जैसे इस वक्त निकाला जा रहा है। तो लोगों को पता है नवाज शरीफ साहब के साथ होने वाली ज्यादतियों का भी और अपने साथ होने वाली ज्यादतियों का। और ये भी सबको मालूम है कि नवाज शरीफ साहब के तीनों अदवार के अंदर कितनी पाकिस्तान में तरक्की हुई, कितनी पाकिस्तान में खुशहाली हुई, कहाँ पाकिस्तान का नाम जो है वो कहाँ खड़ा है। वो रिकॉर्ड भी सिर्फ नवाज शरीफ के दौर का जायजा ले लें तो आपको वो रिकॉर्ड भी इस वक्त हिस्सा होगा, आर्काइव में पड़ा हुआ है और उसको उठा के देखने की जरूरत है। हम उसी तरह IMF के गुलाम हैं, हम उसी तरह IMF की मुताजी के शिकार हैं, से कमजोरी का शिकार है। हमारे इदारा जाती अमल जो है उसी तरह से कमजोर है। हमारे आम आदमी के मसाइल उसी तरह से हैं जैसे पहले थे, बल्कि उससे और ज्यादा बिगाड़ पैदा हो गया है। अब नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो जरा कोई मुस्तकबिल का नक्शा भी खींचें और कौम को ये बताएं कि उनके पास रोड मैप क्या है, सियासत का, मईशत का, सिक्योरिटी का, किस तरह से वो मुल्क को आगे लेके चलना चाहते हैं, जिसके ऊपर वो पाकिस्तानी वोटरों को मुतमईन कर सके। अभी तो ऐसे लग रहा है कि सिर्फ बार बार वो ये बता रहे हैं कि जनाब मेरे साथ हुई है ज्यादती, इसलिए आप उस ज्यादती का ज़ाला करने के लिए मुझे वोट दें 8 फरवरी को। अच्छी बात है, देखते हैं कि लोग उनकी बात पे किस तरह से वोट देते हैं, कितना उन पे एतबार करते हैं, कितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकलकर नवाज शरीफ पे एतमाद का इजहार करते हैं। अभी तो हालत उनकी ये है कि नवाज शरीफ साहब की एक खास हल्के में कबूलियत है, लेकिन एक बड़े तबके में उनकी मकबूलियत के ऊपर अभी भी सवालिया निशान है। और बहुत से लोग कहते हैं कि जनाब वोट बैंक पर उनको वो कंट्रोल नहीं है जो माजी में कभी था। और अब आप देखिए ना कि जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी यहाँ बन रही है,
या वहाँ पीटीआई पार्लियामेंटेरियन पार्टी बन रही है, उनके साथ भी उनको सीट टू सीट एडजस्टमेंट करने की तरफ रागिब किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब के लिए अगरचे बहुत सी उनकी रुकावटों को तो दूर कर दिया गया है, लेकिन जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि असल दिन तो एक इलेक्शन पोलिंग डे पे शहमाद का इख्तियार तो सिर्फ वोटर के पास ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नवाज शरीफ साहब का सियासी इकबाल करते हैं, उनको वोट देते हैं और उनको इख्तिदार में लाने के लिए रास्ता हमवार करते हैं। ठीक है रजी साहब, एक तो ये नवाज शरीफ साहब जो शिकवे करते दिखाई दे रहे हैं, मोटरवे से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे मियां नवाज शरीफ साहब? बार बार मोटरवे का ही तस्करा किया जाता है हर वक्त, और फिर नून लीग ये कह रही है कि डाकू राज और माफिया से छुटकारा मिलेगा, सिंध के मंसूबों की तकमील के लिए नवाज शरीफ साहब ज़रूरी हैं, पंजाब जैसी तरक्की चाहिए तो फिर सिंध जो है नून लीग को आजमा कर देखे। क्या वाकई पंजाब में दूध और शहर की नहरें बह रही हैं? तो क्या नवाज शरीफ साहब जो है वो सिलिकॉन वैली की बात करें कि पाकिस्तान के अंदर हम सिलिकॉन वैली के लेवल का कोई इलाका बना देंगे, डेवलप कर देंगे? भाई जब यहाँ पे फंडामेंटल्स ही दस्तयाब नहीं है, सड़क की कम्युनिकेशन दस्तयाब नहीं है, रेलवे जिस हालत को पहुंच चुकी है, तो सबसे पहले आप कम्युनिकेशन की बात करेंगे ना, क्योंकि कम्युनिकेशन से आप पूरी को जोड़ते हैं, तो इसलिए वो मोटरवे की बात करते हैं। देखिए पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो है वो हमदर्दी के वोट के ऊपर हमेशा ट्रेवल करने की कोशिश कर रहे हैं, सेल करने की कोशिश करते रहते हैं। 80 की दहाई के अंदर भी और 90 की दहाई के अंदर भी आज भी पीपल्स पार्टी जो है, आप उनसे परफॉर्मेंस पूछें तो वो अपने शोहदा की तादाद बताना शुरू कर देगी आपको कि हमने जमहूरियत के लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं, और गड़ी खुदाबख्श का कब्रिस्तान जो है वो उन कुर्बानियों का गवाह है। और वहां पे लेटे हुए जो अफराद है वो इस बात की निशानदेही करते हैं कि हमने जमहूरियत की कितनी कीमत अदा की है। वो ये नहीं बताती कि पिछले 15 साल से सिंध के अंदर उनका बिला शिरकते गैर इक़्तिदार है, तो इस इक़्तिदार के नतीजे के अंदर सिंध में वो कौन कौन सी मुस्बत तब्दीलियां लेके आए, और अगर लाए भी, और यकीनन कुछ तब्दीलियां वो लाए भी हैं, लेकिन क्या वो काफी थी इस कुल्ली इक़्तिदार 15 साल तसलसल के साथ इक़्तिदार के हवाले से, जबकि उसके बरक्स PMLN जो है वो 10 साल के लिए पंजाब के अंदर इक़्तिदार में रही, और वो उसके पास गिनवाने के लिए सड़कें हैं, नालियां हैं, गटर हैं, और भी बहुत सारी चीज गिनवाने के लिए कि ये देखें हमने क्या कर दिया। तो जिसके पास जो कुछ होगा वही करेगा। देखिए एक बात है, ये नहीं हो सकता कि एक काम करने हमदर्दी पीपल्स पार्टी को मिले और PTI को ना मिले, और PTI को मिले और PMLN को ना मिले। जब हम बात करते हैं कि साबिक चेयरमैन PTI जो है वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं, तो उसके साथ आया जाता है कि देखें उनको तो हमदर्दी का भी वोट ज्यादा मिलेगा। अच्छा, ये सहूलत जो है ये नवाज शरीफ को और आसिफ अली जरदारी को दस्तयाब नहीं है। जरदारी साहब ने वैसे बाय द वे एक गो के अंदर 11 साल जेल काटी है, और अगर उनकी पूरी जेल को शुमार कर लिया जाए तो वो कोई 16 साल बनती है, जो कि उनकी पूरी जवानी ही जरदारी साहब की जेल के अंदर गुजर गई। तो फिर सबसे ज्यादा हमदर्दी का वोट तो जरदारी साहब को मिलना चाहिए मेरा ख्याल। और लेकिन जरदारी साहब के चेयरमैन होते हुए ही पंजाब और KP के अंदर से पीपल्स पार्टी का सफाया हुआ। अगर हमदर्दी का वोट ही हम एक स्टैंडर्ड मान लें कि आप अपनी मिजरीज गिनवा के अपने वोटर को अपनी तरफ ल्योर कर सकते हैं, तो जरदारी साहब की मौजूदगी के अंदर पंजाब के अंदर जो इस वक्त पीपल्स पार्टी की हालत है ये उनके सामने हुई है ना जी। वरना उससे पहले तो एक कंसिडरेबल फोर्स हुआ करती थी पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब असेंबली के अंदर भी, और पंजाब से भी वो डबल डिजिट के अंदर तो सीटें जीत ही जाया करते थे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये हमदर्दी की सहूलत सबको दस्तयाब होनी चाहिए, या किसी को भी दस्तयाब नहीं होनी चाहिए। वोटर जो है वो फैसला करेगा, और वो फैसला और वोटर को मैनेज करने वाला, मैनेज से मुराद मैं ये नहीं कह रहा कि कोई जाली वोट पाएं या कोई बिरयानी की प्लेटिंग लगा के आप वोट डलवाएं। वोटिंग का जो दिन होता है उसकी मैनेजमेंट के किस तरह आप वोटर्स को निकाल के घरों से इलेक्शन पोलिंग स्टेशन तक लाएं और मैनेज करें उस पूरी को, ये भी इलेक्शन डे मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी साइंस है। तो देखिए फरवरी को कौन इसमें कामयाब होता है। सही है, बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद आदिल साहब, अगर हम बात करें आसिफ अली जरदारी साहब की, उनका जिक्र हुआ है, वो ये कहते हैं कि इस्लामाबाद और पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को कभी समझा ही नहीं है, बलूचिस्तान में हम आमने लाएंगे, हुकूमत में आकर मसाइल भी हल करेंगे। आसिफ अली जरदारी जो हैं, आपको लग रहा है बलूचिस्तान में कोई बड़ा अपसेट कर पाएंगे? देखिए, आसिफ जरदारी साहब ने हमेशा बलोच कार्ड खेलने की कोशिश की है, और इसमें तो कोई शक नहीं है, दो राय भी नहीं है कि बलूचिस्तान जो है
पाकिस्तान तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की शहर जो है वो बलूचिस्तान इसलिए है कि जो बहुत बड़े जो मंसूबे हैं, जैसे ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन मंसूबा है, टाइपी है, कासा है, इस तरह के ये सी पैक है, गवादर है, तो इतने सारे मंसूबे जो पाकिस्तान की मईशत में बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, वो उनका सबका रूट जो है वो अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान में अमन बहुत ज़रूरी है, लेकिन बदकिस्मती से चाहे वो बैरूनी ताकतें हों, चाहे भारतीय इन्फ्लुएंस हो, जिसकी वजह से वहाँ पर जानबूझकर इस तरह के हालात पैदा किए गए, जिसकी वजह से वहाँ पर जो तरक्की का अमल है उस तरह से जो है वो नहीं चल सका। तो आज जो सरफराज बुगटी साहब जो है वो शमूलियत उन्होंने इख्तियार की है, गो कि एक बड़ा नाम है और कोशिश भी थी, लेकिन सरफराज बुगटी साहब ने भी एक टिकट पे दो मज़े ले लिए हैं। वो पहले निगरान वज़ीर दाखिला भी रह लिए हैं और अब अगले इलेक्शन का हिस्सा भी बनने जा रहे हैं। उनकी कोशिश तो यही है कि वो वज़ीर आला बन जाएं, और यही ख्वाहिश वो मुस्लिम लीग नून से भी रखते थे, लेकिन शायद उनकी तरफ से तो चीज़ें उनको कोई गो हेड नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्होंने पीपल्स पार्टी का रुख किया है। अब जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वहाँ पर वो तो सारा इलेक्टेबल्स का है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और अब जितना नून लीग समेट सकी थी वहाँ से इलेक्टेबल्स को, जितना पीपल्स पार्टी समेट सकी थी, अब समेट लिया है। अब तो वहाँ पे जो इलेक्शन होगा वो मिली जुली हुकूमत होगी। वहाँ पे किसी एक को तो पूरा मैंडेट मिलना ही नहीं है कि कोई एक जमात वहाँ पे क्लीन स्वीप कर जाए, वो चाहे आसिफ जरदारी हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे JOI हो, या वो नेशनल जो वहाँ पे कौम परस्त जमातें हैं। तो अब वहाँ पे जो सिनेरियो है वो एक मिला जुली हुकूमत का ही होगा, मिलके वो सूबाई हुकूमत बनाएंगे। उस हुकूम में किसको कितना शेयर मिलेगा ये तो अब इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं उसकी बुनियाद पे ही होगा। मरकज़ में भी जो है इसी का फैसला इसी तरीके से होगा, हिस्सा बामुताबिक जुस्सा। तो बाकी अब देखते हैं कि असल चीज़ ये है कि पंजाब बड़ा होम ग्राउंड है, उसमें अभी तक पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस उस तरह से नजर नहीं आ रही, और ना अभी तक जो मुस्लिम लीग नून है उसने सिंध को अभी उस तरीके से टारगेट किया है। नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो कह रहे हैं ना कि सिर्फ बलूचिस्तान नहीं पूरे मुल्क में ही सरप्राइज देंगे, और पंजाब में भी लेवल प्लेइंग फील्ड अगर दी जाए तो हम अच्छा परफॉर्म करेंगे और सरप्राइज भी देंगे। देखिए, पंजाब में वो किस किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं? पंजाब में तो दो वोट हैं, एक नून लीग का है और दूसरा तहरीक इंसाफ का है। उसमें किसने उनको ला के लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है और सीटें जितानी है? वहां पर जनूबी पंजाब जो है वो इलेक्टेबल्स के सर पे, जिस पार्टी ने भी वहां पर इलेक्टेबल्स को अपने साथ में ला लिया, और उसके बाद जो भी रिजल्ट बनेंगे, और जो बाकी सेंट्रल पंजाब और अपर पंजाब के आपको पता ही है कि वहां पे किसका वोट बैंक है। तो पीपल्स पार्टी का इस वक्त तो वहां पे उस तरह से वोट बैंक नहीं है जिस तरह से उनका सिंध के अंदर है, या नज़ीर लगारी साहब को भी केपी के अंदर उस तरह से हो सकता है। सही है। नज़ीर लगारी साहब, नवाज शरीफ साहब शिकवे करते दिखाई दे रहे हैं, तस्करा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि RTS बिठाकर जो हुकूमत लाई गई वो तो एक मोटरवे तक नहीं बना सकी, और मैं सुबह वज़ीर आज़म था, शाम को मुझे हाईजैकर बना दिया गया। नाइंसाफियों का शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से हमदर्दी जो है वो उसका वोट लेना चाह रहे हैं नवाज शरीफ साहब। मैं नवाज शरीफ साहब, ये सही है कि वज़ीर आज़म थे, फिर हाईजैकर बना दिए गए, और उसके बाद वज़ीर आज़म थे और फिर उन्हें वज़ारत उज़्मा से हटा दिया गया, और वो उस लाड को और प्यार को और मोहब्बत को और ज़रा नवाज़ी तो नहीं कहता हूँ मैं, पहाड़ नवाज़ी कहूँ, जो भी था उसको भी तो याद करें ना, कि जो 85 में, जो 81 में हुआ, 85 में हुआ, 90 में हुआ, 88 में हुआ, और जिस तरह से उन्हें मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट अपने गोद में लेकर अपने प्यार और मोहब्बत के साथ चलाती रही है 99 तक, क्या वो सब लोग भूल जाएंगे? और भूल जाएंगे लोग के पीर पगारा ने अपना वज़ीर आज़म बना लिया था मोहम्मद खान जुनेजो को, लेकिन अपना वज़ीर आला नहीं बना सकते मखदूमज़ादा हसन महमूद को, और मखदूमज़ादा हसन महमूद उनके बिरादर निस्बती थे, और वो मियां नवाज शरीफ के मुकाबले में कंटेस्ट कर रहे थे, और ज़ियाउल हक ने अपने पाँव का बोझ जो है ना वो नवाज शरीफ के पल्ले में रख दिया था। इसलिए पीर पगारा तमाम इलेक्टेबल्स को साथ रखते हुए पंजाब में अपने साले को, बिरादर निस्बती को, मखदूमज़ादा हसन महमूद को
मखदूम अहमद महमूद के वालिद को, मखदूमुल मुल्क गुलाम मीरा शाह के बेटे को वजीर आला नहीं बना सके थे, और मियां नवाज शरीफ को वजीर आला बना दिया गया था। फिर 88 में उनकी वज़ारत आला को सस्टेन रखा गया और वो इनकार कर दिया था उन्होंने कि मैं वजीर आज़म नहीं मानता हूँ बेनज़ीर भुट्टो को, और उन्होंने कहा मैं वेलकम करने नहीं जाऊँगा वजीर आज़म का लाहौर एयरपोर्ट पर, लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर। ये बाद में आए एयरपोर्ट वगैरह, लेकिन ये कि उन्होंने मरकज़ की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया था, बिल्कुल नहीं तस्लीम किया था। फिर 90 में क्या हुआ, 90 के फिर 93 में क्या हुआ, 93 में सुप्रीम कोर्ट ने इनके हक में फैसला दिया, इस हद तक लाडले थे। और जब 58(2)B इन पर लगाया गया, बेनज़ीर पर लगाया गया, उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है जी, ठीक है जो आपने हटाया ठीक हटाया। लेकिन नवाज शरीफ के लिए आ गई सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ एक वोट उनके खिलाफ था। उस बेनज़ीर के दौर में तो उसने बहाल किया था सजाद अली शाह ने। बाद में जब पूरी सुप्रीम कोर्ट इन बुलाक मियां नवाज शरीफ के साथ गई थी और सजाद अली शाह ने उनका साथ नहीं दिया था। एक जज थे जो उनके साथ नहीं थे, बाकी तमाम जजेस जो हैं, फुल कोर्ट जो है उनको सपोर्ट कर रही थी। वो नज़ारा याद नहीं आता, वो उनकी हुकूमत बहाल हो गई थी और हम मीर बलख शेर मज़ारी को घर भेज दिया था, जो निगरान आए थे, घर भेज दिया था। फिर किसने कहा था कि जाएं और जाकर प्रेसिडेंट हाउस में जाकर मिलें, और जब जनरल वहीद काकर के, गुलाम इसहाक खान की और मियां नवाज शरीफ की मुलाकात हो तो फिर ये तय करें, वो खुद ही बैठ कर तय करें कि ये ठीक है, अगर सदर इस्तीफा देते तो मैं भी इस्तीफा देता हूँ। फिर दोनों इस्तीफा देकर बाहर आ गए। फिर उसके बाद क्या हुआ था, फिर 97 में कैसे लाएगा 3/4 मेजॉरिटी, इतनी बड़ी मेजॉरिटी, थम्बिंग मेजॉरिटी, और पीपल्स पार्टी को 18 सीटें दी गई। ये इलेक्शन हो रहे थे, इसको इलेक्शन कहेंगे? मैं उसको भी इलेक्शन नहीं कहता जब नवाज शरीफ को 12 सीटें दी गई थी पूरे पाकिस्तान में 2002 में, वो भी इलेक्शन नहीं थे। ये भी इलेक्शन नहीं थे जब पीपल्स पार्टी को 18 सीटें दी गई, मिनिमाइज किया गया और तय किया गया था। जनरल ज़ियाउल हक ने तय किया था, और आज तक ये तयशुदा है कि पीपल्स पार्टी को पंजाब का इक़्तिदार नहीं देना है, ये तय कर लिया गया। अच्छा। और ये एस्टेब्लिशमेंट ने तय कर लिया था कि पीपल्स पार्टी को पंजाब का, यानी 18 सीटों वालों को मिलाते हैं तो जो आरिफ नकाई हैं वो भी वज़ीर आला बन जाते हैं, और चंद सीटों वाले जो हैं वो वो जो हैं भट्टू साहब वो भी वज़ीर आला बन जाते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला नहीं बन पाता है। तो ये नायात नवाजिशें जो इनके लिए रही हैं वो उनको याद क्यों नहीं आती हैं? सही है। वो शिकवे बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं हटाना चाहिए था जनरल मुशर्रफ को, और जनरल मुशर्रफ के साथ जो उनका आर्टिकल 6 लगाया गया था उसके खिलाफ नहीं है लोग। चले। और उसके बाद ये भी हटाना नहीं चाहिए था, जिस से जजेस ने हटाया था इनको, 5 जजेस ने, और शिकायतें दुरुस्त है, लेकिन उस वक्त जो खुद भी किया वो भी याद रखना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। सलमान आबिद साहब, अगर हम बात करें आसिफ अली जरदारी साहब की, तो वो ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान को नहीं समझ सका ना पाकिस्तान ना इस्लामाबाद, तो हम बलूचिस्तान में अमन लाएंगे और अगर हुकूमत में आए तो तमाम किस्म के जो मसाइल हैं वो हम हल करेंगे। आसिफ अली जरदारी वाकई बलूचिस्तान में कोई बड़ा अपसेट कर पाएंगे, और ये जो सरफराज बुगटी की एंट्री है ये उसी सरप्राइज का हिस्सा तो नहीं? देखिए, पहली बात तो यह है कि 2008 में बलूचिस्तान में जरदारी साहब की हुकूमत थी। वहां कौन सा इनकलाब आ गया था जरदारी साहब की मदद से और पीपल्स पार्टी की मदद से, बल्कि हमने रसानी साहब की सारी करप्शन और बदनवानी की दास्तानें जो है उस वक्त सुनी थी। असल मसला यह है कि इस वक्त जरदारी साहब की कोशिश यह है कि वो एस्टैब्लिशमेंट की मदद से अपने कार्ड खेल के बलूचिस्तान की हुकूमत के अंदर अपना हिस्सा ले सकें। उनको लगता यह है कि सिंध में तो उनकी हुकूमत बनेगी, और अगर बलूचिस्तान में भी 18वीं तरमीम के बाद जिस तरह से सूबे मजबूत हुए हैं, तो अगर हमें बलूचिस्तान की हुकूमत भी मिल जाए, और अगर हुकूमत ना मिले तो एक बड़ा हिस्सा वहां से मिल जाए, तो उनकी किस्मत जो है वो दोबारा जाग सकती है। और सरफराज बुगटी साहब के बारे में तो ख्याल ये था कि वो मुस्लिम लीग नून में जा रहे हैं, और जैसे अभी आदिल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, लगता है कि उनकी मुस्लिम लीग नून में बात नहीं बनी है, तो वो दोबारा पीपल्स पार्टी में चले गए। मुझे लगता है कि जरदारी साहब की भी कुछ मामलात जो है बलूचिस्तान के हवाले से काफी बेहतर हुए हैं, और वो कुछ मामलात के अंदर काफी कामयाबी भी हासिल कर चुके हैं। इसलिए आपने देखा कि काफी लोग जो है अब पीपल्स पार्टी के अंदर भी शामिल हो रहे हैं बलूचिस्तान से। तो ये एक मुकाबला होगा इस वक्त नवाज शरीफ साहब की सियासत का और आसिफ अली जरदारी का, कि वहां कौन बड़ा हिस्सा जो है बलूचिस्तान की कोलिशन गवर्नमेंट में लेता है। और इसी तरह से जरदारी साहब की कोशिश है कि वो मरकज में भी जो हुकूमत बने उसमें भी किसी ना किसी शक्ल में कोलिशन पार्टनर हो, क्योंकि जरदारी साहब एक बात तय कर चुके हैं कि उन्होंने जो भी सियासत करनी है वो उनकी सियासत का महवर जो है
वो इक्तदार की सियासत है। अच्छा। और वो कोलिशन पार्टनरशिप पे बेस करके अपना हिस्सा जो है इक्तदार की सियासत में बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए बहुत से लोग उनको सियासी जादूगर कहते हैं। और यही हिकमत अमली मौलाना फजलुर रहमान की भी रहती है कि केपीके में जो भी अब मरकज में जो भी हुकूमत आए उसमें उनका हिस्सा लाजमी होना चाहिए ताकि वो इक्तदार की सियासत से जुड़े रहें। अब मसला सिर्फ ये है कि जब जो हमारे बड़े फैसला करने वाले हैं उन्होंने भी बलूचिस्तान के बारे में फैसला किया हुआ है। बाप पार्टी जो है वो कैसे मूव करती है, कैसे बनती है, कैसे चलाई जाती है, वो भी एक कहानी है। और इसमें सादिक संजरानी साहब जो है वो खुद क्या रोल प्ले करते हैं। और वो जो उनके एक साबिक चीफ मिनिस्टर थे मुस्लिम लीग नून के सरदार जाम कमाल साहब, वो भी अपने आप को उम्मीदवार के तौर पे पेश कर रहे हैं। मक्सी साहब ने भी अब अपना बुख्ती साहब ने भी अपने आप को पेश कर दिया है। तो लगता है कि बलूचिस्तान की कहानी काफी दिलचस्प होगी। अगरचे गवर्नमेंट बननी है, लेकिन सिर्फ ये देखना है कि कोलिशन पार्टनर में किसको कितना बड़ा हिस्सा मिलता है ताकि वो अपने आप को मुतमईन कर सके। पीपल्स पार्टी इस वक्त इत्मीनान का मुजाहरा कर रही है, उनको लगता है कि बलूचिस्तान में उनको एक बड़ा हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है रजी साहब, मुत्तफिक हैं सलमान आबिद साहब की बात से। और दूसरा ये कि सरफराज बुख्ती साहब शामिल हो गए हैं पीपल्स पार्टी में, लेकिन हवा तो नून लीग की चल रही है, हम ये देख रहे हैं। क्या इस एंट्री को क्या उस सरप्राइज का हिस्सा कहेंगे जो आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि वो देने वाले हैं बलूचिस्तान में? पहली तो बात यह है कि जिस दिन मेरा और सलमान आबिद साहब का इत्तेफाक हो गया उस दिन प्रोग्राम बंद हो जाना है, तो इसलिए इत्तेफाक ना करवाए तो आपकी मेहरबानी है। अच्छा जी। पहली बात। अच्छा, दूसरी बात यह है कि देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही थी। सरफराज बुख्ती साहब उनको अता हो गए तो पीपल्स पार्टी को ने इत्मीनान का सांस लिया और लंबा सांस ला के कहा कि जी बलूचिस्तान में तो हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है, अब पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो वैसे भी मुंह बोले साहबजादे हैं, जरदारी साहब के बेटे हैं मुंह बोले, तो उन्हें पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल करवा देना चाहिए। इलेक्शन शेड्यूल के आने से पहले उनका रिजाइन एक्सेप्ट करके हो सकता है कि पीपल्स पार्टी फिर मुतमईन हो जाए कि उन्हें पंजाब के अंदर भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई नहीं तो रजी साहब फिर एक जानिब सरप्राइज का तस्करा, दूसरी जानिब लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा भी, तो क्या पीपल्स पार्टी जो है वो विकेट के दोनों तरफ खेल रही है? मेरा ख्याल ये है कि ये इलेक्शन से पहले की पड़की हैं। अच्छा। जो तमाम पार्टियां हर इलेक्शन से पहले मारा करती हैं, और वो पार्टी जिसकी इलेक्शन के बाद 2 या 3 सीटें आनी होती हैं वो भी इनकलाब का नारा लगा रही होती है। तो इसको अब हम ना जब उसका तजिया करें तो उनको इसी फेस वैल्यू पे लें कि ये इलेक्शन से पहले के बुलंदोबांग दावे हैं जिनके ऊपर कभी भी अमल नहीं होना होता। ये वो वादे हैं वोटर्स के साथ जिन्होंने कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होना होता। तो इसलिए उसको उस पर्सपेक्टिव में देखा जाए। देखिए बात ये है कि पहले तो बलूचिस्तान के अंदर जितने एमपीएस होते थे वो सारे के सारे वजीर हुआ करते थे। पिछले दौर के अंदर मेरा ख्याल एक अपोजिशन के मेंबर थे, बाकी सारे के सारे वुज़रा थे। अब जो सूरत हाल बन रही है और जो कि अभी सलमान आबिद साहब ने फरमाया कि वहां पे चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, मुझे लग रहा है जितने एमपीएस हैं शायद इतने ही चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट सामने आ रहे हैं। और हर एमपीए जो है वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहे तो फिर हो सकता है कोई नई तरमीम करके चीफ मिनिस्टर 1, चीफ मिनिस्टर 2, चीफ मिनिस्टर 3 इस तरह करके कोई डेजिग्नेशन जनरेट कर लिए जाए, क्योंकि इस वक्त सारे चीफ मिनिस्टर बनने की दौड़ के अंदर शरीक है। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद आदिल साहब, जिस तरह से अभी मैंने रजी साहब से भी पूछा, पीपल्स पार्टी जो है वो सरप्राइज का तस्करा भी कर रही है कि पंजाब में भी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए तो यहाँ भी सरप्राइज देंगे, जिस तरह बलूचिस्तान में दी जाए सरप्राइज देंगे। और दूसरी जानिब लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करते नजर आते हैं। तो आपको लगता है कि विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं, या फिर जैसे रजी साहब कह रहे हैं कि सियासी बयानबाजी है, इंतखाबात से कबल ऐसे ही चलता है, तो बस ये उसी का हिस्सा है? देखिए सियासी बयानियाँ ही है, वो रजी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सियासत में या तो वो किसके खिलाफ जो है वो अपना बयानिया बनाएं। नून के खिलाफ बनाने की कोशिश की थी तो जरदारी साहब ने कहा कि अभी वो ज़ेर तरबियत हैं। अब महंगाई का वो खिलाफ बना रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा कि हमारा किसी पॉलिटिकल सियासी ग्रुप से जो है वो इख्तलाफ नहीं है, हमारा सिर्फ महंगाई के साथ मामला है। तो महंगाई तो उनके जो 16 माह की हुकूमत है जिसमें वो वज़ीर ख़ारजा थे उसमें जो है वो महंगाई हुई है। ना उसका तस्करा मुस्लिम लीग नून करती है, ना उसका तस्करा पीपल्स पार्टी करती है। पीपल्स पार्टी इस चीज़ का क्रेडिट तो लेती है कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म आसिफ जरदारी ने बनवाया, लेकिन वो जो उस वजारत उज़्मा के बदले में जो महंगाई मुल्क में आई है उसका क्रेडिट लेने के लिए तैयार नहीं है। उसका सारा मलबा वो मुस्लिम लीग नून पर डालने की कोशिश कर रही है।
तो ये सारा सियासी बयानी। और जहां तक वो सरप्राइज है, पाकिस्तान में सरप्राइज तो यही है कि कौन सा इलेक्टेबल्स किस जमात में जो है वो शामिल होगा, ये सरप्राइज है। वो चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास इतनी बड़ी अक्सियत नहीं है, वोट बैंक नहीं है कि वो चारों सूबों के अंदर जो है वो कोई बड़ा मार्का मार सके। तो ये तो वैसे भी इलेक्शन वाले दिन पता चलेगा कि कितना जो है वो जो है टर्न आउट निकलता है, क्योंकि अभी तक जो हमने देखा है कि बात वही है कि असल इख्तियार जो है वो फिर 45 वोटर के पास ही है। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं नज़ीर लगारी साहब। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत भी पीपल्स पार्टी के कारकुनों के लिए अमरियत से कम नहीं। इस इल्जाम का हकीकत से कोई ताल्लुक है? नहीं, जो क्या हुआ था 88 में आसिफ जरदारी गिरफ्तार हुए, जब तक नवाज शरीफ वज़ीर आज़म वो गिरफ्तार रहे। नवाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा की तारीख में 2013 से 2018 तक के दरमियान आसिफ जरदारी की गिरफ्तार न होना एक बड़ा मौजज़ा था। और उसके बाद जब भी मियां नवाज शरीफ इक़्तिदार में रहे हैं, जितने अदवार में भी रहे हैं, तो आसिफ जरदारी जेल में रहे। आसिफ जरदारी की जेल का सबसे बड़ा हिस्सा तो जो है मियां नवाज शरीफ के दौर का है। नवाज शरीफ ने उनको 90 में गिरफ्तार किया, फिर उसके बाद 97 में गिरफ्तार किया, और उसके बाद लगातार वो जेल में रहे 2005 तक, और 8 साल तो ये, और उससे पहले उनके 3 साल वो, ये 12 साल, और उससे पहले भी जेल रहे थे। इनके वालिद भी गिरफ्तार हुए थे। खैर, उन तमाम चीज़ों की तरफ माजी में जाना जो है वो है सो है, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ के दौर और जिन लोगों से पीपल्स पार्टी को तकलीफ रही है और भुट्टो फैमिली को तकलीफ रही है, वो तमाम लोग मियां नवाज शरीफ के दिल के करीब होते हैं, बहुत करीब होते हैं। सिर्फ एक आदमी करीब नहीं हो सका, अहमद रजा कसूरी, चूंकि वो अब तबान आदमी ऐसा है कि किसी के साथ चल नहीं सकते। अच्छा। लेकिन बाकी जितने लोग भी, आजम नज़ीर ताराड़ ने बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का सीन धोने वालों और तमाम निशानात मिटाने वालों के वकील के तौर पर उनको बरी करवाया और उनको इनाम भी मिला, वजीर बना दिया गया। और अजीब बात है कि वजीर कानून और वजीर खारजा साथ साथ बैठे थे, वो बेनज़ीर भुट्टो के कातलों की हिमायत के और उनकी वकालत करने वाले थे, और एक तरफ बेनज़ीर भुट्टो का बेटा, वो एक ही साथ में एक ही काबीना में बैठे हुए थे। लेकिन ये है कि मियां नवाज शरीफ के साथ जो आखिर में हुआ बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। सियासतदानों का इस तरह नहीं होना चाहिए था कि जज साहिबान जो बैठकर वो नावल पढ़ना शुरू कर दें और कहें कि जी ये जो मारियो पूजो ने लिखा है गॉडफादर, वो ये लोग हैं, और जो एक जज साहब कहते हैं जो सिसिलियन माफिया वो ये सिसिलियन माफिया के बारे में उसने लिखा गया। ये नहीं होना चाहिए, बहुत बुरा हुआ है। लेकिन मियां नवाज शरीफ के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने जो किया वो भी बहुत बुरा था, तारीख का बहुत बुरा। ठीक हम कहते हैं कि यानी किसी हद तक जो उनके इल्जामात है वो आप कह रहे हैं कि उनमें सदाकत है, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी लगा रही है। ब्रेक का वक्त है नाज़रीन, ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कल खत्म होंगे या नहीं, फैसला महफूज कर लिया गया है, और अकबर एस बाबर की दोबारा इलेक्शन कराने की सदा सामने गई। सवाल हमारा ये है कि आईने पाकिस्तान इलेक्शन एक्ट और इलेक्शन रूल्स के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का सही तरीक़ेकार है क्या? इस पर हम बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कल खत्म होंगे या नहीं, फैसला महफूज कर लिया गया है। सलमान आबिद साहब, मामला किस करवट बैठता देख रहे हैं आप? इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया अपना? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं मजमूई तौर पे पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो उनकी दाखिली जमहूरियत उसको चैलेंज करता रहा हूँ, और मैं अब भी चैलेंज करता हूँ कि सियासी जमातें अपने अंदर जमहूरियत कायम नहीं कर सकी। और ये किसी एक जमात का मसला नहीं है, मां सिवाय जमात इस्लामी के बाकी सारी सियासी जमातों के दाखिली इंतखाबात जो है इसी तरीके से होते हैं जिस तरीके से हमें यहाँ पे दिखाए गए पीटीआई के इंतखाबात। अब एक नई रिवायत पड़ गई है बिला मुकाबला की, यानी किसी को इंतखाब लड़ने की इजाजत भी नहीं मिलती पार्टी के अंदर अपने क़यादत के मुकाबले में। और फिर ये नॉमिनेशंस का सारा सिलसिला नामजदगियों का इंतखाब ना होने के बराबर होते हैं। बस एक रस्मी कार्रवाई की जाती है ताकि इलेक्शन कमीशन को मुतमईन किया जा सके कि हमने अपनी पार्टी के इलेक्शन करवा दिए हैं। अब यही रवायत चलती आ रही थी, उसी रवायत पे पीटीआई भी कायम थी और उसी मुताबिक पीटीआई ने भी अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए हैं। लेकिन मसला इस वक्त तो पीटीआई अताब में है, और जिस वजह से अताब में है वो भी हम सब जानते हैं। इसलिए तारीख में पहली बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज किया गया है, और जब इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो गए तो उसको भी तस्लीम करने से इनकार कर दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि वो फैसला महफूज हो गया है,
मेरी जाती राय यह है कि शायद पीटीआई को बल्ले का निशान ही मिलेगा और ये आखिर तक सिर्फ उनको तंग किया जाएगा, क्योंकि अगर आपने उनसे बल्ले का निशान ले लिया ऐसे मौके पे जब इलेक्शन का शेड्यूल भी आ गया है तो इंतखाबात और ज्यादा मुतनाज़ा हो जाएंगे, जो पहले से ही काफी मुतनाज़ा हुए हुए हैं। लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट मौजूद है और इलेक्शन कमीशन भी मौजूद है। जिस तरीके से सियासी जमातों के इंतखाबात होते हैं मैं उसका मुखालिफ हूं और मैं समझता हूं कि ये तौर तरीका ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन को और पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के अंदर ऐसी तरामीम होनी चाहिए कि सारी सियासी जमातों को पाबंद किया जाए कि वो अपने इलेक्शन जो है डेमोक्रेटिक तरीके से ट्रांसपेरेंट मैनर में करवाएं और सारे जिसे कहते हैं शफाफ होने चाहिए जो सबको नजर भी आए। इसलिए अब ये फैसला जो महफूज हुआ है इसका मकसद तो एक सियासी फैसला है। अब इस सियासी फैसले में क्या आता है वो अपनी जगह अहमियत रखता है, लेकिन मैं जाती राय समझता हूं कि शायद पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला जो है बदस्तूर रहेगा, लेकिन उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा इस सारे मामले में। सही कह रहे हैं। अच्छा रजी साहब, जो पीटीआई के वकील हैं अली जफर साहब, वो ये कह रहे हैं कि इंट्रा पार्टी में इलेक्शन कमीशन रेगुलेटर नहीं है, लिहाजा इस इदारे के पास इलेक्शन तनाज़ा नहीं लाया जा सकता। तो फिर इलेक्शन कमीशन किस हैसियत से दरख्वास्तों पर समाअत कर रहा है? देखिए, इलेक्शन कमीशन को अप्रोच किया है कुछ ऐसे अफराद ने जिनका कहना है कि वो पीटीआई के अरकान है। उनमें से एक साहब जो है वो अडयाला में भी बंद है 9 मई के हवाले से इस वक्त, और वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल का इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे। उनका भी वकील आज जो है वो जवाब के अंदर उन्होंने भी दलाइल दिए हैं। मतलब ये नहीं है कि अकबर एस बाबर ही जो बाहर बैठे हुए हैं पीटीआई के वही दावेदार थे। तो वो जो सेक्रेटरी जनरल का इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे उनके वकील ने वहां पे कहा कि इलेक्शन से 24 घंटे पहले उनकी रुकनीयत खत्म कर दी गई और उनके कागजात जो थे वो वसूल करने से इनकार कर दिया गया। वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट इशू है। इलेक्शन कमीशन किस बात का रेगुलेटर है? जिस तरह वो कहते हैं ना कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन लिख दें, नए कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर आया है जॉब डिस्क्रिप्शन कि आप करेंगे क्या इस अदारे के लिए, आप वो खुद लिख के दे कि आप क्या करेंगे। तो जॉब डिस्क्रिप्शन हर आदमी से उसकी लिखवाई जाती है कि आप अपनी जिस जॉब के ऊपर काम कर रहे हैं, जिस डेजिग्नेशन के ऊपर, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन लिख दें और साल के बाद आपको ही निकाल के वो जॉब डिस्क्रिप्शन दे दी जाती है कि भाईजान आपने इसमें से क्या किया। पार्टियों से पूछा गया हुआ है इलेक्शन एक्ट के अंदर कि आपके यहाँ इलेक्शन कैसे होंगे। किसी ने कहा कि जनाब हम वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्कद करेंगे, उसके अंदर हमारे लोग नामजद करेंगे, इतने दिन का प्रोसीजर होगा। ओके, वेल एंड गुड। किसी ने कुछ कहा है। पीटीआई से जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने आज सवाल किए कि जो आपके मंशूर के आपके पार्टी के आइन के अंदर लिखा हुआ है कि इलेक्शन का प्रोसीजर ये अडॉप्ट किया जाएगा, क्या वो आपने किया? तो उन्होंने कहा कि चूंकि इलेक्शन कमीशन ने उनको हुक्म जारी कर दिया कि जनाब आप 20 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं, तो वो 40 दिन का अमल जो था वो इन 20 दिनों के अंदर तो नहीं किया जा सकता था। अगर कानून पे अमल किया जाता तो फिर तो 40 दिन चाहिए थे। आपका हुक्म चूंकि 20 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का था, इसलिए हमने उसको वायलेट किया है। इन अ वे उन्होंने ये मान लिया कि वो इलेक्शन उस प्रोसीजर के तहत तो नहीं हुए जो प्रोसीजर उन्होंने अपने उसके अंदर लिखा हुआ है। अब आ जाइए दूसरी तरफ, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला इसलिए महफूज किया है कि वो फैसला नहीं सुना सकता इस मौजू के ऊपर, क्योंकि इस मौजू के ऊपर पेशावर हाई कोर्ट ने एक स्टे ऑर्डर जारी कर दिया हुआ है। और ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल चालाकी थी कि जनाब पेशावर हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जो है वो इलेक्शन मुनक्कद किए जाए, ताकि अगर इलेक्शन कमीशन कुछ कहे तो जाकर स्टे ले लिया जाए। और पेशावर हाई कोर्ट वैसे वो तारीखी हाई कोर्ट है जिसने कहा था कि ऐसे तमाम जराइम जो इमरान खान साहब कर चुके हैं, कर रहे हैं या मुस्तकबिल में करेंगे, उन सब के खिलाफ आप उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये दुनिया के ज्यूरिस्प्रूडेंस का अनोखा फैसला है जो पेशावर हाई कोर्ट से आया हुआ है। तो पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे कर रखा है, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। सलमान अहमद ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि आखिरी वक्त तक उनको बल्ले के निशान के हवाले से गैर यकीनी में मुब्तला रखा जाएगा ताकि कैंडिडेट फाइनल ना कर पाए। सही, बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद आदिल साहब, वैसे अगर हम बात करें तो आईने पाकिस्तान इलेक्शन एक्ट और इलेक्शन रूल्स जो हैं उसके मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का तरीकाकार क्या होता है? देखिए, बदकिस्मती से प्रॉब्लम तो वही है, जितने मर्जी पाकिस्तान में आइन और कानून हो, असल तो मसला है कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं होती।
जो तरीकाकार जो है इलेक्शन एक्ट में दिया गया है या जो आइन और कानून के तहत होने चाहिए, ये 175 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। जैसे आबिद साहब ने कहा कि सिर्फ जमात इस्लामी के अलावा कोई जमात जो है वो इस तरह का इलेक्शन नहीं कराती। इनके जो इलेक्शन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तहरीक इंसाफ समेत यहाँ पर इलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है, नंबर एक। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे इदारों की पॉलिटिकल विल है वो उस पर अमल ही नहीं करवा सकते। यानी कि अगर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने इलेक्शन एक्ट पे अमल दरामद कराना है तो वो करवा ही नहीं सका। आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ ही नहीं है कि इदारे जो हैं वो अपने आइन और कानून पर अमल दरामद करा सकें। ये तो वक्त और हालात के मुताबिक फैसला होता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितनी की इजाज़त देनी है कि वो इलेक्शन में उस तरीके से हिस्सा लेंगे। और दूसरी जो तहरीक इंसाफ है, बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ जब से बनी है उसके जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन है हमेशा ही मुतनाज़ा हुए हैं। और उसने जो एक जो मिसाल कायम करने की बातें करते थे, जो इमरान खान दावे करते थे दीगर पॉलिटिकल पार्टी से, तो इनके जो इंटरनल मामला है वो बाकी जमातों से भी बहुत बुरे हैं। तो अभी तो असल तो चीज़ ये है, जैसे रजी साहब ने कहा कि फैसला जो है वो पेशावर हाई कोर्ट ने एक वो किया हुआ है, स्टे ऑर्डर दिया हुआ है। अगर इलेक्शन कमीशन सुनाया भी दे फैसला तो दोनों सूरतों में, चाहे वो तहरीक इंसाफ के हक में हो चाहे तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो, दोनों सूरतों में ये मामला अदालत में जाकर ही तय होना है कि तहरीक इंसाफ बल्ले से इलेक्शन लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नज़ीर लगारी साहब क्या देख रहे हैं, पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो हैं वो कलअदम होंगे या नहीं? फैसला तो महफूज कर लिया गया है, और क्या समझते हैं आप, जिस तरह से जो अली जफर साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन चूँकि रेगुलेटर नहीं है लिहाजा इस इदारे के पास इलेक्शन तनाज़े जो हैं वो नहीं लाए जा सकते, तो फिर इलेक्शन कमीशन किस हैसियत से इन सब दरख्वास्तों पर समाअत कर रहा है? अच्छा, मैं आपसे एक खबर भी शेयर करता हूँ, मेरे ख्याल में एक्सक्लूसिव है। 45 साल गुजरने के बाद भी एक्सक्लूसिव है, अभी तक छप नहीं है कहीं पर, ना किसी मीडिया पर आई है। वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। 45 साल पहले 1979 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद जनरल ज़िया-उल हक ने इलेक्शन कराने का ऐलान किया कि नवंबर 79 में इलेक्शन होंगे। और उसके बाद उन्होंने एक शर्त लगा दी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्ट्रेशन के लिए जाना होगा और उन्हें अपने आप को रजिस्टर कराना होगा। इस सारे अमल के बाद पीपल्स पार्टी ने कहा कि वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगी और मना कर दिया, और उनकी पार्टी ने भी कहा कि हमने इलेक्शन करवाएंगे। ज़िया-उल हक खुश हो गए, उन्होंने कहा कि बस जुल्फ़िकार अली भुट्टो से भी जान छूट गई, पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन नहीं लड़ेगी तो उससे भी जान छूट गई। बेनज़ीर भुट्टो ने एक वकील को बुलाया, मैं उसके साथ गया था। शफी मोहम्मदी साहब थे, वो बाद हाई कोर्ट के भी जज बने, फेडरल शहद कोर्ट के भी जज बने, मेरे दोस्त थे, और हम दोनों साथ गए थे। और दो और दोस्त थे, एक थे मौलाना एहतरामुल हक थानवी, एक सरदार साहब थे, नॉर्थ नाज़ाबाद में हमारे पड़ोसी थे। हम पहुंचे बेनज़ीर से मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मिस्टर शफी मोहम्मदी, मुझे एक रजिस्टर्ड पार्टी चाहिए, और उस रजिस्टर्ड पार्टी को आप जो है वो रजिस्टर्ड करवाएं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन, जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का आर्डर लिखा था, वो थे। उनके पास तो पीपल्स पार्टी वैसे भी नहीं जा सकती थी। उन्होंने कहा शफी मोहम्मदी से कि आप जाएं और पार्टी रजिस्टर्ड करवाएं। क्या तय हुआ कि नाम क्या होगा? तो नाम के बारे में बड़ी डिस्कस हुई। आपको मैं खबर दे रहा हूं, ये खबर नहीं आई है, कहीं भी नहीं है मीडिया में। तो उन्होंने कहा, नाम पर बैठकर गौर खौज किया गया कि भी नाम क्या होना चाहिए, मुख्तलिफ नामों पर गौर हुआ। आखिर एक नाम पर जाकर फैसला हुआ, चूंकि एक साल पहले अफगानिस्तान में खल्क पार्टी, जो पाकिस्तान अफगान डेमोक्रेटिक पार्टी थी, उसका जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसका खल्क धड़ा इनकलाब लाया था। तो उस खल्क पार्टी के नाम पर इन्होंने एक तजवीज़ दी कि खल्क पार्टी जो है उसका नाम रखा। फिर तय हुआ कि नहीं, खल्क खुदा पार्टी होगी। शफी मोहम्मदी गए, बाय एयर गए, और एक ही दिन में जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन से खल्क खुदा पार्टी रजिस्टर्ड करवा के आ गए। और उस पार्टी के सदर सरदार खान साहब थे, और दीगर सेंट्रल कमेटी में और भी बहुत से नाम थे। मेरा नाम दे रहे थे, लेकिन मैंने मना किया कि नहीं, मेरा नाम। अच्छा। तो एक पार्टी रजिस्टर्ड हो गई,
और शाम को अब्दुल हफीज पीरज़ादा बेनज़ीर भुट्टो से मिले। उनने बहुत खुश होकर बताया कि अंकल हमारा काम हो गया है, हम इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने कहा कैसे लड़ेंगे, हमारी पार्टी तो रजिस्टर्ड नहीं है। उनने बताया कि हमारी पार्टी रजिस्टर्ड हो गई है और नाम भी बता दिया उन्होंने। हफीज पीरज़ादा बहुत पहले से, यानी 77 से, ये 79 की बात कर रहा हूँ, 77 से वो एक पेज पर थे जनरल ज़ियाउल हक के साथ। और उसके बाद मेरे पास बेशुमार सबूत हैं। तो हफीज पीरज़ादा ने उसी शाम ज़ियाउल हक को बताया कि तुम नहीं करा सकते इलेक्शन, और क्योंकि वो पार्टी पीपल्स पार्टी की पार्टी रजिस्टर्ड हो गई है। तो अगले दिन जनरल ज़ियाउल हक ने कौम से खिताब किया और ऐलान किया कि इलेक्शन नहीं होंगे। और फिर वो इलेक्शन उनकी जिंदगी में 1985 में जाकर हुए और उससे पहले नहीं हो सके इलेक्शन। तो अब तो खुशगुमानी है हमारी सबकी, और हमारे दोस्त भी कह रहे हैं कि बल्ले का निशान मिल जाएगा। बात दफा मुझे लगता है कि अगर बल्ले का निशान मिलता है तो या तो इलेक्शन नहीं होंगे या बल्ला नहीं मिलेगा। ये मुझे लगता है। ये अब देखते हैं, क्योंकि ये सब कुछ तो हमें इंतखाबात जब होंगे तो उसके बाद ही पता लगना है। ब्रेक पर जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक पर जब वापस आएंगे तो बात करेंगे गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की इस वक्त पाकिस्तानी सलामती को सबसे बड़ा ख़तरा है। और आपको ये भी बताएं कि अफ़गान जो हुकूमत है वो ये कह रही है कि कलअदम TTP के 40 दहशतगर्द उन्होंने गिरफ्तार कर लिए। तो अगर अफ़गानिस्तान ने संजीदगी से दहशतगर्दी के इस मसले का हल निकाला तो क्या दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी आ सके, इस पर हम बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। अफगान उबूरी हुकूमत इन एक्शन है, कलअदम TTP के 40 दहशतगर्द गिरफ्तार। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि हमारा मकसद पाकिस्तान को महफूज, पुरअमन और खुशहाल बनाना है। सवाल हमारा वही है कि अगर अफगानिस्तान ने संजीदगी से दहशतगर्दी के मसले का हल निकाला तो क्या दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी मुमकिन है? रिजवान रजी साहब। काने साहब हैं जो कि अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत के अबूरी खारजा वजारत खारजा के तर्जुमान हैं। उनकी तरफ से ये बयान सैटरडे के रोज जो है वो अफगान और इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बना कि हमने 40 के करीब TTP के लोग गिरफ्तार किए हैं और उनमें से 35 से जायद जो हैं वो इस वक्त अफगानिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में। देखिए, ये पहली दफा हुआ है कि अफगानिस्तान की हुकूमत ने सरकारी तौर पे ये तस्लीम किया हो कि वो TTP को एक दहशतगर्द पार्टी समझते हैं और TTP के वो लोग जिनके बारे में उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उनको जो है वो एंटरटेन करने को तैयार हैं। और ये उनका रवैया उस वक्त सामने आया है जब ये जो अमारात अफगानिस्तान के नाम के ऊपर जो अफगान तालिबान की हुकूमत है उसके तमाम मुखालफिन को रूस ने मास्को में इकट्ठा किया और उनकी एक कॉन्फ्रेंस करवा दी जिसके ऊपर मौजूदा अबूरी हुकूमत ने एहतजाज भी किया। फिर इनका एक वफ्द मास्को भी गया और मास्को में उन्हें बताया गया कि हमने तो इन्हें बाद में पकड़ा है, पहले इनको अमेरिकन जो है वो लाइन पे लगा चुके हैं और आप अपनी खैर मनाइए। तो फिर इनको उसके बाद फिर इनको पिसू पड़े कि हमने तो पाकिस्तान के साथ भी जो है वो कन्फ्रंटेशन मोल ले ली है और इधर से अमेरिका बहादुर जो है वो अफगानिस्तान में इनकी अफसरों को भी शह दे रहा है। तो उसके बाद ये बयान आया है, लेकिन ये बयान मीनिंगलेस है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने बहुत सारे अहम फैसले कर लिए हैं। अब हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आप देखिएगा कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनका जो दौरा है अमेरिका है वो इस मामले की बहुत बड़ी कड़ी है और उनकी वापसी के बाद आपको मगरबी बॉर्डर्स के ऊपर कुछ हलचल होती हुई नजर आएगी। दुरुस्त, ठीक है। मोहम्मद आदिल साहब, अब आके तर्जुमान अफगान वजारत दाखिला कह रहे हैं कि अफगान सरजमीन जो है किसी मुल्क बशमूल पड़ोसी ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाज़त हम नहीं देंगे। तो फिर अब तक होने वाले जो नुकसान आते हैं उनका खमियाजा कौन भुगतेगा? देखें, जब से ये बुरी हुकूमत आई है पाकिस्तान जो है वो मुसलसल इनको कहता रहा है कि तालिबान हुकूमत को कि, और इन्होंने आइडेंटिफाई भी किए थे पाकिस्तान हुकूमत ने वो एरियाज़ जहाँ पर TTP बैठ के जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है दहशतगर्दी के जो है मामलात कर रही थी। लेकिन जो अफगान अबूरी हुकूमत है वो बेसिकली TTP के ख़िलाफ़ कार्रवाई से इसलिए गुरेज कर रही थी। उनका ख्याल था कि जो अगर उन्होंने एक्शन लिया इनके ख़िलाफ़ तो उनकी खलफशार जो है वो मज़ीद फैलेगा
और जो बहुत सारे जो दहशतगर्द ग्रुप है, ये जो ग्रुप्स हैं वो किसी ऐसी तंजीम का हिस्सा बन सकते हैं जो अबूरी हुकूमत के लिए जो है मुश्किलात का बाइस बन सकती, इसीलिए गुरेज कर रही थी। और पाकिस्तान मुसलसल जो है इसके ऊपर प्रेशराइज भी कर रहा था, लेकिन वो पाकिस्तान की बात नहीं मान रहे थे। इस वक्त ये पहला जेस्चर है जो अबूरी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान को दिया गया, और यकीनी तौर पर इसमें बहुत बड़ा रोल जो है ये अफगान पॉलिसी जो पाकिस्तान ने इम्प्लीमेंट की है, जिसके तहत अफगानियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है उनके मुल्क में वापस भेजने की, हालांकि अमेरिका और बरतानिया और दीगर ममालिक की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर है, लेकिन इसकी वजह से पाकिस्तान हो या कोई भी मुल्क हो, वो अपने मुल्क के अंदर जो है दहशतगर्दी की जो है इजाजत नहीं दे सकता। पाकिस्तान ने बहुत कुछ दहशतगर्दी के हाथों बर्दाश्त बात कर चुके हैं, मामला काकर साहब ने बात की है। नज़ीर लगाई साहब, अफगान हुकाम अब ये कह रहे हैं कि आज जो है वो कोई भी ग्रुप फाल नहीं है, मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले की निशानदेही करके गिरफ्तार किया जाएगा। तो फिर क्या ये काम अफगान हुकूमत को बहुत पहले नहीं कर लेना चाहिए था? देखिए, अफगान हुकूमत में जो लोग हैं उनके पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के इदारों के साथ, पाकिस्तान के सियासी मामले के साथ, खुद हमारे साथ भी, मीडिया के लोगों के साथ भी उनके बड़े करीबी रवाबित हैं। मैंने मुल्ला उमर का इंटरव्यू किया, उनके नायब कमर अख्तर उस्मानी का इंटरव्यू किया, ये इनके साथ मैं मिला हूँ जो अब वज़ीर ख़ारिजा हैं अमीर खान मुत्तकी। इन तमाम लोगों के इनके रवैये वो नहीं थे जो आज रवैये बाद में बने थे। और दूसरी बात यह कि ये 5-6 साल भी अमेरिका के साथ कोशिश करते रहा, अमेरिका के इनके साथ जब 2001 के वाक़यात से पहले और ट्विन टावर पर, अमेरिका के टावर पर और पेंटागन पर और अफगान सदर पर हमले के से पहले भी इनकी कोशिश रही है। असल मसला क्या था? असल मसला ये होता है कि वो चाहते थे कि गुजरगाह दे दी जाए, दौलताबाद से, अफगानिस्तान से गुजरते हुए ग्वादर तक पहुंचे, आयल और गैस, और वहां दौलताबाद से एक तरफ मुल्तान के करीब महमूद कोट पहुंचे। असल मसला ये था क्योंकि वो रूट चाहते थे अमेरिकन और वो नहीं मिल रहा था। ये जो है बाहर जाकर सौदा कर रहे थे कि अर्जेंटाइन के साथ या कहीं और जाकर मुज़ाकरात कर रहे थे, तो इस वजह से इनकी हुकूमत को ख़त्म करना पड़ा था। और अब जो ताज़ा सूरत हाल है उसमें तो अमेरिका ने समझा था कि जी हमने तो 3 लाख फौज जो है अफगानिस्तान की, तो कमाल की हमने मेहनत करके इनको ट्रेन कर लिया, ये कब तक बरकरार रख सकेंगे। लेकिन तालिबान आए और अमेरिका के जाने के फौरन बाद उन्होंने उस हुकूमत की और उसकी फौज को ऐसा सही कह रहे हैं। लगाई साहब, वक्त कम है, मैं चाहूंगी सलमान आबिद साहब का भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो जान ले। सलमान आबिद साहब, अगर तो अफगानिस्तान इस मसले का संजीदगी से हल निकालता है दहशतगर्दी के मसले का, तो फिर देखते हैं आपके दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनमें बेहतरी मुमकिन हो। देखिए हिना, असूली तौर पे तो टीटीपी के मामले में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हुकूमतों के दरमियान एक एतमाद साजी का माहौल होना चाहिए था, जो बदकिस्मती से हमने नहीं देखा। और हम दिन ब दिन देख रहे हैं कि एतमाद साजी के मुकाबले में बदएतमादी जो है वो बहुत गालिब है। और जिस तरीके से अफगानियों को निकाला गया है उसका भी एक रिफ्लेक्शन जो है वो हमें वहां से अफगानिस्तान से मिला है। अभी ये जो हालिया उनके जो हमें कोई एक उम्मीद नजर आई है टीटीपी के हवाले से जो कहा गया है, मैं नहीं समझता कि इसको कोई बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पे देखा जाए, क्योंकि अफगान हुकूमत जो है वो बहरहाल टीटीपी के साथ किसी ना किसी शक्ल में उनकी हिमायत करती रहेगी। इसलिए इसका बेहतर वे आउट तो ये है कि अफगान हुकूमत और पाकिस्तान की हुकूमत के दरमियान एतमाद साजी के अभी और बहुत से स्टेप्स उठाने की जरूरत है। जहां मामलात को गुफ्तगू के साथ हल कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। अगर भाई दूसरी सूरत में जिस तरह से पाकिस्तान कह रहा है कि अब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी, तो उससे अगर उस पर हम अमल दरामद करने की तरफ जाएंगे तो उससे भी फिर मजीद हालात भी तो खराब हो सकते हैं। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि बामी इत्तेफाक से जो है इन मसाइल का हल निकाल लिया जाए तो ही ये मुमकिन है कि दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं उनमें बेहतरी आ सके। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।